हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशंस के बारे में। कंसंट्रेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं हम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देखने से पहले हम सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को। अगर मैं दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाकर होमोजेनियस मिक्सचर अगर तैयार कर दूं तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक तो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसका जो नेचर हो वो डिफरेंट हो, यानी कि दो सब्सटेंसेस का, दोनों का सब्सटेंसेस का जो नेचर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, और उनको जब मैं मिलाकर कोई मिक्सचर तैयार करूंगा तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा कहलाएगा। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। तो ऐसे मिक्सचर्स जो हमारे क्या है, ऐसे दो सब्सटेंसेस जिनका नेचर लगभग सेम हो, सिमिलर हो, उनको अगर मैं मिलाकर कोई मिक्सचर तैयार करता हूं तो वो जो मिक्सचर कहलाता है वो मेरा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है बादल। क्लाउड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं क्लाउड होते हैं, कहीं खाली स्काई होता है, कहीं पर क्लाउड दिखते हैं। तो ये क्या है, इनका जो कंपोजिशन होता है वो सही तरीके से यूनिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि एयर अगर आप देखें, एयर तो दिखते नहीं है, वैसे फील कर सकते हैं, लेकिन एयर का जो मतलब होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं इनका जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है। और जो ज्यादातर जो अलॉयज होते हैं वो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और बिटुमिन भी एक एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है सैंड को अगर मैं वाटर में मिला दूं तो आप मिलाने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाती है। तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो सही तरीके से यूनिफॉर्म नहीं हो पाता। या फिर अगर मैं ऑयल को मिला दूं वाटर में तो ऑयल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे रह जाता है। तो क्या है, उनका भी कंपोजिशन सही तरीके से मिक्सचर नहीं बन पाता। तो ये क्या होता है, डिफरेंट काइंड के नेचर होता है, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं सही तरीके से। तो उन मिक्सचर्स को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और एयर मोस्ट अलॉयज जो होते हैं, विटामिन जो होती है, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। देख लेते हैं सब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बना हुआ होता है। वो दो सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी जो हो वो लार्जर क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा अमाउंट में जो सब्सटेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। और अगर हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी क्वांटिटी हमारी कम है, लेसर अमाउंट में वो है, लेसर क्वांटिटी में है, तो वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो पानी में अगर मैं चीनी को मिलाता हूं तो जो पानी होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा, चीनी हम 1 या 2 चम्मच मिलाएंगे, कम अमाउंट में होगी तो चीनी जो होगी वो सॉल्यूट होगी और जो पानी होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। और वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कंसंट्रेशन की मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन होती है हमारी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैं कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिला रहा हूँ वो उसी का कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ solute present in a particular amount of सॉल्वेंट। ये क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन की हमारी डेफिनेशन कहलाती है। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी मैं डेफिनेशन नहीं दिखा रहा, आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं चीनी को पानी में मिलाऊंगा तो एक ऐसी अमाउंट हमारी चीनी की होगी जिसके बाद वो उसमें घुल नहीं पाएगी, यानी कि अब मैं थोड़ी सी अमाउंट डालूंगा तो वो घुल जाएगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें क्या है, और मैं अमाउंट में डालूंगा लेकिन वो क्या है, उसमें पानी में घुल नहीं पाएगी। तो एक पॉइंट होगा जहां पर क्या है, उससे ज्यादा अगर मैं चीनी डालूंगा तो उसमें वो घुल नहीं पाएगी। तो एक ऐसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में
सॉल्वेंट में मिला दूं, जिसके बाद वो उसमें सॉल्यूट हम डाल नहीं सकते, तो उस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं मेथड्स कौन से होते हैं जिनको हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेथड्स टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे कौन से मेथड्स होते हैं। इसी के अंदर हम मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह इस तरीके से ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पहला हमारा मेथड होता है मास परसेंटेज, इसको हम W/W परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है मास बाई मास आ रहा है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अब परसेंटेज है ये, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ये मास परसेंटेज होता क्या है। जैसे कि मान लो 30% एक्वस NaOH dissolved by मास परसेंट। अगर ये हमसे कह रखा है तो इसका असल मतलब क्या है वो समझने की हमें जरूरत है। अब इससे मैं क्या कर सकता हूं कि अगर वो मास परसेंट के आधार पर हमारा डिसॉल्व है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 30 ग्राम एक्वस NaOH, 30 ग्राम एक्वस NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में हमने 30 ग्राम एक्वस NaOH को मिलाया है। इसका मतलब ये होता है, तभी हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। हमने क्या सॉल्यूट कितना मिलाया, सॉल्यूट है ये 30 ग्राम मिला दिया, और कितने में मिलाया 100 ग्राम में, तो 100 से 100 कट जाएगा, तभी तो हम कह रहे हैं इसको 30%। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्या होता है हमारा। सेकंड होता है हमारा वॉल्यूम परसेंट मेथड। दूसरा मेथड हमारा होता है वॉल्यूम परसेंट। दूसरा होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम V परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब परसेंटेज है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर कह दे कोई 30% एक्वस H2SO4 dissolved by वॉल्यूम परसेंट या फिर वॉल्यूम परसेंट, अगर हमें ये दे रखा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि 30 ml या फिर 30 लीटर एक्वस H2SO4 dissolved in 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में हमारा क्या है 30 ml एक्वस H2SO4 मिला हुआ है, या फिर अगर मैं कहूं इसको 30 लीटर एक्वस H2SO4 100 लीटर सॉल्यूशन में हमारा मिला हुआ है। इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसी से क्या है हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दे रखा होगा, और सोचना जो है हमें वो इस तरीके से सोचना है, तभी हमारे न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। अब अगला देख लेते हैं हम मास वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड होता है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको हम W/V परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होता है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, नाम से ही पता चल रहा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 30%
एक्वस NaOH ले लेते हैं, डिसॉल्व्ड बाय मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज के आधार पर हमने 30% एक्वस NaOH को डिसॉल्व कर दिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि 30 ग्राम एक्वस NaOH dissolved in 1 liter 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में हमने 30 ग्राम NaOH को मिला दिया है। इसके बाद मैं देखता हूं, इसके बाद हम देख लेते हैं अपना स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रेंथ और ये मास वॉल्यूम आपको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस है। फोर्थ होता है अपना स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है हमारी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेते हैं। तो अगर कोई वो स्ट्रेंथ लिखी हुई होगी तो क्या कहेंगे हम, मान लेते हैं अगर ये 30 स्ट्रेंथ लिखी हुई है हमारी, तो इसका क्या मतलब होगा 30 ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे में प्रेजेंट है, तो उसको हम स्ट्रेंथ कहेंगे। इसके बाद देख लेता हूं मैं अपना फिफ्थ टाइप, जिसको हम कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये ज्यादातर आपने देखा होगा मेडिसिन वगैरह में यूज करते हैं। मेडिसिन की अगर आप डिब्बी देखोगे तो उसमें क्या है, ppm पड़ा होता है कि इतने ppm इतने ppm, या फिर अगर हार्डनेस वगैरह नापते हैं वाटर की तो उसमें भी दी होती है कि इतनी ppm से अगर हार्डनेस ज्यादा है तो वो हमारे लिए पानी सही नहीं है पीने के लिए, अगर इतने ppm से कम है, या फिर अगर पॉल्यूशन नापते हैं तो वो भी पार्ट्स पर मिलियन में ही नापते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इसका मतलब होता है मास ऑफ solute present in mass of solute present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। हमारा कितना मास सॉल्यूट का हम 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, वो उसका क्या कहलाता है, ppm कहलाता है। तो यहां से हम पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला भी अपना बना सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का अपना फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन है, मिलियन के लिए यहाँ पर हम 10 की पावर 6 ले रहे हैं। वहां पर क्या था, परसेंटेज था, यहाँ पर तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हार्डनेस अगर मैं किसी को कंसीडर करूं तो हार्डनेस मान लो, तो हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस में क्या होगा, सॉल्यूट का जो मास होगा वो बहुत ही कम होता है। जैसे मान लो 2 ग्राम अगर हमें हार्डनेस दे रखी है तो, और वो कितने उसमें है, तो वो 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो ये तो क्या है, ये हमारी वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा है और ये सॉल्यूट की वैल्यू है वो हमारी बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, मास जो होता है हमारा सॉल्यूट का, मास सॉल्यूट का वो एज कंपेयर टू हमारा सॉल्वेंट के मास के बहुत छोटा होता है। सॉल्वेंट का जो मास होता है उससे वो बहुत कम होता है। तो हम जो टोटल मास निकालते हैं, टोटल मास जो निकालेंगे हम, टोटल मास जब हम निकालेंगे तो टोटल मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, इसी तरीके से तो निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूट का मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू सॉल्वेंट उसका मास बहुत ही कम है। ये क्या है, 10 की पावर 6 में है और ये 2 ग्राम ही है, और ये 10 की पावर 6 ग्राम है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये बहुत कम है।
तो इसलिए इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं टोटल मास निकालता हूं, टोटल मास अगर मैं निकालता हूं सॉल्यूशन का, तो वो अप्रोक्सीमेटली हमारा सॉल्वेंट के मास के बराबर आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली हम सॉल्वेंट के मास के बराबर उसको निकाल देते हैं। ऐसे ही हम पार्ट्स पर बिलियन या फिर पार्ट्स पर ट्रिलियन भी पढ़ सकते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन का बहुत ज्यादा यूज है केमिस्ट्री में। इसके बाद हम देख लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी अगला पॉइंट है। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है। यानी कि इसका मैं फॉर्मूला भी यहाँ से लिख सकता हूँ कि मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे हम? लीटर में लेंगे। तो ये हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा फैक्टर आ रहा है। तो वॉल्यूम किस चीज पर डिपेंड करता है? वो वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ता है। और यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम और मोलैरिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वॉल्यूम पर हमारी मोलैरिटी डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है। तो क्या हो जाएगा? अब इन दोनों फैक्टर को अगर मैं देखता हूं तो हमारी मोलैरिटी क्या है? टेम्परेचर पर भी इनवर्सली डिपेंड करेगी। तो मोलैरिटी हमारी टेम्परेचर पर इनवर्सली डिपेंड करती है। यानी कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मोलैरिटी हमारी घट जाती है, और अगर टेम्परेचर घटा दूंगा तो मोलैरिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। इसी तरीके से क्या है? हमारी स्ट्रेंथ भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसके बाद देख लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इसका एक एग्जांपल अगर चलो देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक अगर हमें दे रखा है 2 मोलर, कोई सॉल्यूशन दे रखा है 2 मोलर, तो 2 मोलर का मतलब होगा 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझना क्या होगा? ये तो हमारी डेफिनेशन से ही आ गया कि अगर 2 मोलर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा 2 मोल सॉल्यूट के हमारे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। इसकी यूनिट जो होती है मोलैरिटी की, वो हमारी क्या होती है? मोल पर लीटर होती है, या फिर हमारी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोलर, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट ये होती है मोलर। समझ आ गया होगा? अब हम देख लेते हैं मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी। मोलैलिटी देख लेते हैं इसके आगे। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? ये भी वही होता है तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रेजेंट होंगे वो हमारी मोलैलिटी कहलाती है। वहां पर वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ पर मास आ जाता है। तो हम इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉरी सॉल्यूट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्वेंट लिखेंगे कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रेजेंट हैं। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मोलैलिटी कहलाएगा। मोलैलिटी की जो यूनिट होती है, यूनिट देख लेते हैं। यूनिट हमारी सिर्फ कहां से आ जाती है? फॉर्मूले से ही बन जाती है। यहाँ से फॉर्मूले से बन जाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल होगी, और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है हमारी मोलल, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वहां मोलर यूनिट थी, ऐसे ही यहाँ पर मोलल यूनिट होती है।
अब वही है सेम, अगर 2 मोलल दे रखा है तो 2 मोलल का मतलब है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल्स हमारे प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल वो हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल एन से करते हैं, और नॉर्मेलिटी हमारी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of solute, number of equivalent of solute upon volume of solution। ये हमारी क्या कहलाती है? नॉर्मेलिटी कहलाती है। अब इसमें क्या है, अगर यूनिट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं इक्विवेलेंट अपॉन, इसकी यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, इसकी यूनिट ये होती है। या फिर हम इसकी यूनिट स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो इसकी नॉर्मल होती है, यानी कि कैपिटल एन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 नॉर्मल का मतलब वही हो जाएगा, अगर मैं मान लेता हूँ 2.5 नॉर्मल दे रखा है हमें, तो इसका मतलब वो है कि 2.5 नंबर जो 2.5 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 2.5 हमारे इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं। ये भी क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन हमारी क्या थी, इससे पहले जो मोलैलिटी थी वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर का कोई भी फैक्टर उसमें नहीं आ रहा है। इसके बाद लास्ट अपना देख लेते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी सेम होता है मोलैरिटी की तरह, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिफरेंट क्या होता है मैं बताऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वही हमारा क्या कहलाता है? फॉर्मेलिटी कहलाता है। ये क्या है? अब सेम है, फॉर्मूला भी सेम है मोलरिटी की तरह, लेकिन फॉर्मेलिटी को हम और नॉर्मेलिटी हमारा इक्वल नहीं होती है, बल्कि इनमें एक डिफरेंस होता है। नॉर्मेलिटी हम नॉन आयोनिक कंपाउंड्स की निकालते हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके आयन ना बन सकते हो, और फॉर्मेलिटी हम आयनिक कंपाउंड की निकालते हैं। ये इनमें बेसिक हमारा डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा। ये भी क्या होती है? हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना? ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि फॉर्मेलिटी हम आयनिक कंपाउंड्स की निकालते हैं, नॉर्मेलिटी हम नॉन आयनिक कंपाउंड्स की निकालते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कृपया करके पेड़ वगैरह लगाते रहें, और जो पक्षी वगैरह होते हैं उनके लिए अपनी छत पर पानी वगैरह रख दिया करें, जिससे कि वो गर्मियों में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। और कृपया करके जानवरों को परेशान ना करें, कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिनमें जानवरों को